नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसमें हम आप तक लेकर आते हैं विकास से जुड़ी तमाम नई जानकारियां, मिलवाते हैं आपको नए नए विशेषज्ञों से, ताकि उनके जानकारियों का लाभ आप ले सकें और आपके अनुभव और भी समृद्ध हो सकें, बना सकें सफलता का एक नया कीर्तिमान आप और जुड़ सकें हमसे, साथ ही आप दूसरों को प्रेरित भी कर सकें। कोशिश ये रहेगी जारी इस कार्यक्रम के जरिए। सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती की, उसके बाद बढ़ाएंगे ये सिलसिला भेंट वार्ताओं के जरिए। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कृषि समाचार में क्या है आज खास। जैविक खाद और मिट्टी को मिलाकर लगाएं पौधे। आलू की मेड़ पर लगा सकते हैं बाकला, होगा दोहरा फायदा। एवं किसानों के लिए बेहद उपयोगी पंपिंग सेट। किसान भाई बहनों, मिट्टी एवं जैविक खाद को मिलाकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये तो आप जानते ही होंगे। इसे थोड़ा सा और बेहतर किया जा सकता है, जैसे कि मिट्टी और जैविक खाद को मिलाकर छोटे से पॉलीथीन में बीज को डालकर रखें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जब ये पौधे का रूप धारण कर ले तो पॉलीथीन को हटाकर उसे खेत में रोपाई करें। इससे अच्छी फसल का उत्पादन लिया जा सकता है। इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी, नारियल का बुरादा सब मिला करके एक साथ है और पॉलीथीन में उसको हम भरते हैं और भरने के बाद उसमें एक एक दाना करके डाल देते हैं। फिर वह 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाता है और पॉलीथीन के नीचे 2 छेद कर देते हैं और उसमें पानी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। जो विशेष पानी होता है वह नीचे निकल जाता है। किसान भाई बहनों, यदि आप आलू या अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो खेत के मेड़ों पर बाकला लगा सकते हैं। इसके बिना अतिरिक्त स्थान या जल का प्रयोग किए इसकी फसल ली जा सकती है, जिससे कि कम मेहनत में आपको दोहरा फायदा होगा। वर्तमान समय में दलहन के साथ तिलहन फसलों का उत्पादन भी काफी किसानों और मृदा दोनों के लिए लाभकारी है। वैशाली जिला के क्रमठ किसान अजीत कुमार पासवान सरसों की खेती करके लगभग दुगना लाभ ले रहे हैं। सफलता की कड़ी में आइए उनसे जानते हैं उनके अनुभव। पहले जुताई करना पड़ता है, वो नमी रहना चाहिए। उसके बाद खाद खली देना पड़ता है, वो फिर जुताई कर देना है, फिर बीज को छीड़ देना है। अच्छा जलवेशन करना चाहिए, बीज अच्छा लगाना चाहिए सर, तभी वो मनी देता है सर। किसान भाई बहनों, यदि आप मेथी का उत्पादन कर रहे हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखकर विशेष लाभ ले सकते हैं। मेथी की खेती के लिए ठंडी जलवायु अच्छी रहती है। इसकी फसल में पाला सहने की क्षमता अन्य फसलों की तुलना में अधिक होती है। इसकी खेती के लिए औसत बारिश वाले इलाके सही रहते हैं और अधिक बारिश वाले इलाकों में इसकी खेती नहीं की जा सकती है। दलहनी कुल की फसलों में मेथी का भी अपना विशिष्ट स्थान है। अधिकांशतः मेथी को सब्जी, अचार व सर्दियों में लड्डू आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके स्वाद में कड़वापन होता है, पर इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है। इसमें कई औषधियों वाले गुण होते हैं। यह एक नकदी फसल के रूप में मानी जाती है। यदि किसान इसकी व्यावसायिक रूप से खेती करे तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके उन्नत प्रभेदों में प्रमुख है कसूरी मेथी, लाभ सिलेक्शन, पूसा अर्ली बंचिंग, US 112, कश्मीरी आदि, जिसका चयन स्थान के अनुसार किया जा सकता है। कृषि कार्य में मृदा के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है सिंचाई का, जिसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। पुराने समय में सिंचाई के लिए प्राकृतिक जल स्रोतों और बारिश पर निर्भरता के कारण किसानों को कई बार नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में पंपिंग सेट मशीन वाले जैसे उपकरणों के कारण इस समस्या का निदान संभव हो पाया है, जिससे भूमिगत जल द्वारा कभी भी और कहीं भी सिंचाई की जा सकती है। विशेष बात यह है कि इसके लिए सरकार द्वारा भी अनुदान प्रदान किया जा सकता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटाघाट सब्जी मंडी।
जहां जानेंगे आलू प्याज के ताज़ा भाव। नया आलू लाल 1200 रुपये प्रति क्विंटल, नया आलू उजला 1100 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खबरें खेती की में अभी आपने जाना मौसम के मिजाज के बारे में, जानकारी ली मंडी के भाव की और साथ ही साथ आप रूबरू हुए नवीनतम तकनीकों और उपकरणों से। जाना आपने अपने ही एक सफल साथी की सफलता की कहानी को भी। उम्मीद करते हैं कि इस सफलता की कड़ी में जुड़ सकेगा आपका भी नाम। चलिए बढ़ते हैं आगे। बारी है इस साक्षात्कार की, जिसमें हम अपने विशेषज्ञ से लेंगे जानकारी कि कैसे अपने दुधारू पशुओं का करें बेहतर प्रबंधन। नमस्कार, कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी कृषि संबंधी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे हर जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी हाँ, आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है दुधारू पशुओं का प्रबंधन। किस तरह से उनका प्रबंधन करें, किस तरह से रख रखाव करें जिसमें कि दूध उत्पादन में कमी ना आए और हमारे पशुपालक भाइयों का दुग्ध उत्पादन और ये जो दूध डेयरी व्यवसाय जो है बहुत अच्छे से चले और उसमें लाभ ही लाभ मिले। तो चलिए, आज जो चर्चा का विषय है वो है दुधारू पशुओं का प्रबंधन, जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर रवि रंजन कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, बिहार वेटनरी कॉलेज पटना से हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे पशुपालक भाइयों को बताइए
कि दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे करें। नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आप हमेशा जानते हैं दूरदर्शन आपके लिए नए नए प्रोग्राम लाता है, उसमें यह भी एक प्रोग्राम है और इससे वैज्ञानिक को डायरेक्ट आपसे जुड़ने का मौका मिलता है। जो आपसे इनपुट मिलता है वो आप दूरदर्शन को देते हैं और वहाँ से हमें ये मिलता है कि भाई इस पे किसान भाई जानना चाहते हैं। उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दुधारू पशुओं का प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि आप जानते हैं डेयरी से जो भी किसान भाई जुड़े हुए हैं उनका अल्टीमेट जो गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध हम कैसे लें, क्योंकि दूध ही मनी है। अगर कोई भी किसान भाई डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो दूध के लिए ही कर रहे हैं। अगर दूध घट जाता है या दूध बढ़ जाता है तो उसका प्रबंधन आपको करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप एक रेगुलर कुछ कस्टमर पकड़े हुए हैं और वो दूध आप ना दे पाएँ तो आपके कस्टमर भी छूट जाएंगे। तो उसके लिए आपको जानना है कि दूध रेगुलरली कैसे मिलता रहे। अगर हम पशुओं के प्रबंधन की बात करें इसमें, तो सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन है वो है कि उसके बारे में जानना कि आपका पशु स्वस्थ है या नहीं। अगर आपका पशु स्वस्थ है और दूसरे मौसम से वो कोई पीड़ित ना है, जैसे मान लिया ठंडा है, उसको ठंडा ना लग रहा हो, गर्मी ना लग रहा हो, मतलब वो कंफर्टेबल जोन में रहे, उसको कोई किसी भी तरह का ज़्यादा ठंडा ना लगे, गर्मी ना लगे। अगर उसको ठंडा लगेगा तो क्या करेगा वो अपने एनर्जी को जो दूध प्रोडक्शन में लगाना था वो अपने ठंडा से बचने में उसको लगा देगा, सीवरिंग करेगा वो, जिससे कि आपका दूध प्रोडक्शन घट जाएगा। अगर उसको ज़्यादा गर्मी लगेगा तो फिर अगेन वो क्या करेगा, वो हाफेगा। आप देखते ही होंगे गर्मी में हाफती है। जैसे ही गाय हाफने लगी, आप समझिए उसको ज़्यादा गर्मी लग रहा है, वो अपना दूध प्रोडक्शन घटा देगा। तो आपको आवास का प्रबंधन बहुत बेहतर ढंग से करें। उसके बाद जो ज़रूरी है खान पान। अगर आप खान पान की बात करेंगे तो दूध क्या है, दूध एनर्जी है। दूध में आप समझिए कि 88% पानी, गाय के दूध में 88% पानी है और मात्र 12% जो है न्यूट्रिएंट है। इसमें आप मोटा मोटी समझिए 4% प्रोटीन है, 4% फैट है और 4% कार्बोहाइड्रेट है और बाकी 88% पानी है। अगर किसान भाई बोलते हैं कि सर आज हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, आप सोचिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज उसे पानी पिलाया है और अगर आपका जवाब आता कि नहीं सर आज तो भूल गए, तो सोचिए कि दूध में पानी है और आप पानी पिलाना भूल गए, फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका पशु है आपसे बेहतर उत्पादन करेगा। तो इन सब बातों का एकदम बिल्कुल ध्यान रखना है। और जब ये देखें कि न्यूट्रिएंट जब हम बोल रहे हैं कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, अगर उसके खाने में पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो हमेशा आप ये समझ लीजिए कि प्रोडक्शन घट जाएगा। सर, तो ऐसा हम क्या करें पशु का प्रबंधन के लिए, किस तरह से उनका रख रखाव करें जिससे कि दुग्ध उत्पादन में कमी ना आए? जैसा कि मैडम ने पूछा है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन आपके संदर्भ में पूछा है आज के संदर्भ में कि हम क्या करें कि दूध प्रोडक्शन में कमी ना आए। तो किसान भाई आप ये समझिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दूध एनर्जी का सोर्स है, मतलब जो दूध मिल रहा है वो समझिए एनर्जी है। और एनर्जी आता कहाँ से है, वो आपके खान पान से आएगा। और दूसरा वो एनर्जी बचा के, जो कि प्रबंधन से, हाउसिंग मैनेजमेंट से या बेहतर आवास से एनर्जी बचा के वो दूध में देगा। अब ये जान लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो दूध है उसमें पानी है। अब ये समझिए कि आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो हरा चारा, सूखा चारा, उसके अलावा आप खाने में दाने को भी शामिल करें। और दाना कितना देना है, अगर मान लिया आपकी गाय 10 लीटर से ज़्यादा दूध दे रही है, अगर 10 लीटर से ज़्यादा दूध देगी तो आप दाना को बने समझिए कि 2.5 किलोग्राम एक्स्ट्रा आप उसको दे सकते हैं। जितना आप दे रहे हैं नॉर्मल से, उसको आप जनरली क्या होता है कि हम लोग 2.5 किलो मिल्क पे, गाय में 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन अब जनरली जब 10 किलो तक गाय दूध देती है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको 2.5 किलो तक दाना अवश्य दें। उसके साथ अगर आप 2.5 किलो तक दाना दे रहे हैं तो हरा चारा सम्मिलित होना चाहिए उसमें। अदरवाइज आप उसको 5 किलो दाना, जो कि उसके मेंटेनेंस के लिए भी और 10 किलो तक के मिल्क प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट होगा। तो आप इससे क्या ले सकते हैं मैसेज, आप अगर खाना दे रहे हैं, गाय को खाना दे रहे हैं तो उसमें 5 किलो कंसनट्रेट होना चाहिए और साथ साथ सूखा चारा और हरे चारे का मिश्रण होना चाहिए। अगर वो 10 किलो से ज़्यादा दूध दे रही है तो हर 2.5 किलो दूध पे 1 किलो दाना एक्स्ट्रा दें। उसके अलावा मिनरल मिक्सचर का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है किसान भाई कि
जनरली जो हमारे यहाँ किसान भाई हैं वो दाना देने की कोशिश नहीं करते हैं, या जो शहर में जो किसान हैं वो क्या है, वो दाना ही देते हैं और वो हरा चारा नहीं देते हैं। आप ये जान लीजिए, अगर आप जब दाना देते हैं ज़्यादा तो गाय में लैक्टोज का मात्रा बढ़ जाता है, और जब आप हरा चारा देते हैं तो फैट की मात्रा बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ जो मिल्क का जो प्राइस है मैडम, वो फैट परसेंटेज पे डिसाइड होता है। तो क्या है कि अगर गाय ज़्यादा फैट देगी, माने फैट दूध में ज़्यादा होगा, तो आपको बेहतर उसका प्राइस मिलेगा। सर, आप हमारे पशुपालक भाइयों को दुधारू पशुओं का प्रबंधन के बारे में इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मशरूम की खेती के बारे में। मशरूम हमारे देश में उत्पादित होने वाली एक ऐसी सब्जी है जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी होता है और उपयोग भी होता है। इसके विविध उत्पाद भी बनाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं अपने विशेषज्ञ से इसी बारे में, मशरूम की खेती और इससे बनने वाले विविध उत्पाद। किसान बंधुओं नमस्कार।
अभी तक रबी और खरीफ फसलों के उत्पादन से हमारे किसानों के आय में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुआ है। इसका एक ही विकल्प है कि किसान उन विकल्पों की तलाश करें जहां कम पूंजी में अधिक फ़ायदा हो सकता है, और इसमें से एक विकल्प है मशरूम का उत्पादन। बहुत कम समय में आप बहुत आमदनी प्राप्त कर सकते हैं मशरूम उत्पादन से जुड़कर। तो किसान बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक तरीक़ों के बारे में, किस तरह आप मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र कटिहार की वरीय वैज्ञानिक तथा प्रधान डॉक्टर रीता सिंह। मैम, आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं कि आखिर हमारे किसानों को मशरूम उत्पादन से क्यों जोड़ना चाहिए, और यह किस तरह से एक तरह से उनको आर्थिक समृद्धि के लिए ज़रूरी भी है। ये बिना ज़मीन की खेती है, ज़मीन की ज़रूरत नहीं, और साथ ही साथ इसकी खेती में जो लागत आ रही है बहुत कम, मात्र पॉलीथीन और ये फसल अवशेष पर इसकी खेती होती है जो सभी किसान भाइयों के पास उपलब्ध है। और रही बीज, जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हर एक ज़िले में उपस्थित है, वो किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं। तो मात्र एक बैग की बात की जाए तो 25 से 28 रुपये में बैग की लागत आती है, और जो उसमें मशरूम 1 से 1.5 किलो प्रति बैग उत्पादन होता है। तो अगर हम कम से कम भी बात करें तो नेट प्रॉफिट जो शुद्ध लाभ है हमारा 100 रुपये कम से कम, और इससे अधिक ही अधिक हो सकती है, जबकि 100 रुपये मिनिमम हम बात कर रहे हैं। और फसल में क्या होता है कि आप 4 से 5 महीने में, लेकिन मात्र ये 20 से 22 दिन में इसकी पहली फसल तैयार हो जाती है। तो और सारी खेती की तुलना में मशरूम उत्पादन बहुत जल्द आमदनी वाला और बहुत अधिक आमदनी, और ये एक फसल अवशेष जो पूरे हमारे शाहबाद ज़िले की बात किया जाए जो उपलब्ध है, उसका भी अच्छा मैनेजमेंट हम ये मशरूम उत्पादन के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि मशरूम उत्पादन को अतिरिक्त आय के स्रोत में ले सकते हैं। किसान बंधुओं, ये आपके लिए बहुत अच्छा खबर है कि मशरूम उत्पादन में बिहार पहले स्थान पे आ गया है। तो मैडम, ये आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि चूँकि इससे रोज़गार, हर तरह के लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो व्यावहारिक तौर पे इसको शुरुआत किस तरह की जा सकती है? कहाँ से इसके बीज मिलेंगे, कहाँ से उनको ट्रेनिंग मिलेगी, और क्या क्या ज़रूरतें हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि मशरूम उत्पादन में भारत में बिहार प्रथम स्थान पर है, और ये कहीं ना कहीं पूरे ज़िले में जो कृषि विज्ञान स्थापित किए गए हैं, इसमें इनकी बहुत बड़ी योगदान है। हर एक कृषि विज्ञान केंद्र मशरूम उत्पादन पर ज़िले के किसान भाइयों को आगे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आज बहुत सारे किसान भाई व्यावसायिक स्तर पर मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। इसकी खेती में हमारे किसान भाइयों को एक तो फसल अवशेष जो किसानों के पास उपलब्ध है, दूसरी पॉलीथीन नॉमिनल दाम है, इसका चार्जेस है जो हर एक बाज़ार में उपलब्ध है, तीसरा बीज जो कृषि विज्ञान केंद्र, कुछ कृषि विज्ञान केंद्र बीज उत्पादन करते हैं वहाँ उपलब्ध है, और नहीं तो जैसे हमारा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर से बीज ले सकते हैं, और कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना से हमारे किसान भाई उपलब्ध कराते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि कटिहार कृषि विज्ञान केंद्र भी ये मशरूम बीज उपलब्ध कराते हैं, और मात्र इसी सब की ज़रूरत है मशरूम उत्पादन की खेती शुरू करने में। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं, हमारे मशरूम से जो जुड़े लोग हैं उनको क्या संदेश आप देने जा रही हैं? किसान भाइयों से अनुरोध है, और हमेशा हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से बोलते हैं कि इसको अतिरिक्त आय के स्रोत में बहुत सारे किसान भाई कर रहे हैं, और अधिक से अधिक किसानों को जुड़ने की कोशिश करें, और इसके लिए हर एक ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उससे वो संपर्क करें, ताकि वो टोटल इसकी प्रायोगिक जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सके। साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि बहुत ही आसान है ओस्टर मशरूम की खेती, जो ज़्यादातर हमारे किसान भाई करते हैं, और अब किसान भाई मूव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हमारे बटन मशरूम, क्योंकि इसका जो करने का तरीका है वो विशेष तरह के कंपोस्ट बनाकर इसकी खेती की जाती है, और इसका बाज़ार में ज़्यादा मांग है और ज़्यादा महंगा ये बिकता है। तो और
इस तरह ये बटन की तरफ भी आगे बढ़े और सालों भर ऑयस्टर मशरूम की खेती करें और साथ ही साथ इसके बटन के मशरूम की खेती कर किसान किस तरह अपने आय को बढ़ा सकते हैं, एक अतिरिक्त आय का जरिया बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह आपने हमारे किसानों को समझाया। कार्यक्रम में आई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी नई जानकारियां, कुछ नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक जुड़े रहिए कार्यक्रम से, रखिए अपना और अपनों का ख्याल और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।